नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये जब हम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उस फर्स्ट सेमेस्टर में हमको एक सिलेबस मिलता है जिसका टाइटल होता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के कुछ लेक्चर्स हम पढ़ेंगे, कुछ लेक्चर्स क्या हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और जैसे ही फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी मैं कवर कर दूंगा उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं अभी एक तरीके से ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट रहेगा तो मैं इसको जो चारों साल में आप लोग पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इन सभी को मैं डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको कंपटीशन में जो आप पढ़ते हैं जैसे निमरा सुंडा जी की बुक हो गई या इंस्टेंट हार्टिकल्चर हो गया, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव है, बोले तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जो आप एग्ज़ाम में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैठ के, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में मिलेगा जानकारी। और इसके साथ साथ हम ये भी टारगेट करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अगर उसका सिलेबस एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे जेनेटिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में स्टडी कराया जाएगा। ये इनिशिएटिव मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं इसको बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करना है, मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है और चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है कि एक नया अभियान फिर से मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर शुरू करने का प्रयास किया है, जिससे आपको जो अभी निमरा सुंडा जी की बुक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वो एक तरीके का कॉम्पिटिटिव बुक है, एक टेक्स्ट बुक है, लेकिन इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रॉपर वे में आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल में आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की आपकी पढ़ाई होगी। तो ये पहली बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रोज़ मैं प्रयास करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो तो आ ही जाए। अगर आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट भी रहा तो मैं रोज़ एक वीडियो आप लोगों को इसकी और एक वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की मैं आपको दिलाने का प्रयास करता रहूँगा, यानी कि 2 वीडियो रोज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। बस आप लोग प्रॉपर सपोर्ट करते रहिए, फाइनेंशियली भी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। मेरा यहाँ तक अनुमान है कि 25 से 30 लेक्चर इसके जो होंगे, इतने में ही मैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो बेसिक टू एडवांस है वो बिल्कुल मैं डिटेल में कवर कर दूंगा। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका स्कोप क्यों है और इसको हम पढ़ते क्यों हैं, एग्रोनॉमी का बेसिक एडवांटेज क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों एग्रोनॉमी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ऐसा इसमें क्या है कि हमको बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ फंडामेंटल्स जो है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं एग्रोनॉमी के, कि एग्रोनॉमी में हम क्या क्या प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर काम करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जानना कि एग्रोनॉमी क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में जो ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं उसमें से ही एक ब्रांच का नाम है एग्रोनॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। ठीक, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है एगर या फिर एग्री और दूसरा शब्द है कल्ट्रा। एग्री का मतलब होता है, एग्री का मतलब होता है सॉयल और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। बोले तो सॉयल की कल्टीवेशन, सॉयल की कल्टीवेशन को हम मेनली क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। वहीं अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है, एक तरीके की अप्लाइड साइंस है। बोले तो एक तरीके की ये थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, जैसे ग्रेविटेशन हम जो पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन या गति के नियम ये जो पढ़ते हैं, एक तरीके का ये थ्योरेटिकल साइंस है, वो दूसरी टाइप की साइंस है। ये कैसी है, एक तरीके की अप्लाइड साइंस होती है, व्हिच इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इस अप्लाइड साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन के बहुत ढेर सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, चाहे फिर वो हार्टिकल्चर हो, चाहे फिर एग्रोनॉमी हो, चाहे फिर लाइव स्टॉक रेयरिंग हो, यानी कि पशुपालन, मुर्गी पालन और भेड़ पालन, बकरी पालन और ये सब, मछली पालन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेस्ट्री,
ये एग्रीकल्चर में इन सभी चीज़ों का एक तरीके से अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर एक ब्रांच है जिसमें ये ढेर सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में जो सबसे मेन ब्रांच होता है एग्रोनॉमी, उसके बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर डिफाइन किया जाता है। एग्रीकल्चर देखो एग्रीकल्चर हम देखें तो बेसिकली ये एक तरीके के केवल साइंस ही नहीं है, मतलब इसमें केवल विज्ञान के ही तथ्य नहीं शामिल हैं। एग्रीकल्चर 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें थोड़ा सा आर्ट भी है, थोड़ा सा साइंस भी है, थोड़ा सा बिजनेस भी है। इन तीनों चीज़ों को मिला के एक तरीके का सब्जेक्ट बना है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोगों ने जो प्रॉस्पेक्टस आपको मिला होगा पूरा सिलेबस, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको आर्ट के भी सब्जेक्ट कुछ ऐसे मिलेंगे जो प्योर आर्ट के होंगे, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और ये जियोग्राफी और टोपोग्राफी ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं। इसके साथ साथ आप साइंस भी पढ़ेंगे, जैसे इसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का ही एक सब डिवीज़न है। और इसके साथ साथ हम इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तो एक तरीके से ये बिजनेस भी है। तो 3 सब्जेक्ट को मिलाकर एग्रीकल्चर बना होता है। अब एग्रीकल्चर एक तरीके का आर्ट क्यों है? अगर एग्रीकल्चर को हम आर्ट मान लें, आर्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को करने में अगर हम दक्ष हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ट है। जैसे मान लो 2 कुम्हार हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 2 कुम्हार हैं, एक कुम्हार है कि जिसको पूरे प्रिंसिपल्स पता है, ध्यान से समझना। एक कुम्हार है जिसको पूरे प्रिंसिपल पता है, मतलब उसने पूरे बुक से पूरा प्रोसीजर पढ़ रखा है कि इस तरीके से मिट्टी को लाएंगे, फिर मिट्टी को इस तरीके से गीला करेंगे, इतना उसमें पानी डालेंगे, इतने रेशियो में, फिर इसको इतनी देर तक मथेंगे, उसके बाद फिर उसकी मिट्टी बैठाएंगे, फिर उस मिट्टी को इस तरीके से पूरी प्रोसेस उसने पढ़ रखी है, ठीक। तो ये तो हो गया, उसने पढ़ रखी है, तो थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया। अब दूसरा कुम्हार है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो करता गया, सीखता गया और सीखते सीखते उसने बिना पढ़े ही मटकी बनाना शुरू कर दिया। अब आप लोग बताइए कि इन दोनों में से मटकी सही से बनाएगा कौन? जो साइंस, जो मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ के आया है, वो उतना अच्छा नहीं बना पाएगा, लेकिन जो बना रहा है, जो उसने केवल बनाया ही है, पढ़ाई कुछ नहीं करी है, उसने कोई ऐसे लिखित में नॉलेज नहीं गेन करा है, उसने बनाया और बना के सीखता गया तो वो जान गया, तो वो एक तरीके का आर्ट है, समझ गए। ये वाला जो प्रोस्पेक्ट मैंने बताया, जो पढ़ के काम कर रहा है, इस तरीके का एक साइंस हो गया, और जो दूसरा मैं बता रहा हूँ वो क्या हो गया? एक तरीके का आर्ट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। खेती 2 लोग करते हैं, एक तो करता है ब्रीडर, समझना ध्यान से, एक तो खेती करता है ब्रीडर, या फिर एक कोई साइंटिस्ट होता है जो खेती कर रहा है, ठीक, तो वो साइंटिफिक अप्रोच से खेती करेगा। और एक दूसरा है जो एक किसान है, जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो बेसिक चीज़ें जानता है, उससे कर रहा है खेती, ठीक। तो वो अपने आर्ट के माध्यम से खेती कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास धीरे धीरे अनुभव हो गया है, और ये बेसिक नॉलेज से बात कर रहा है, तो इसीलिए इसको आर्ट इस वजह से कहते हैं। इट एम्ब्रेसेस नॉलेज ऑफ द वे टू परफॉर्मेंस द ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म इन ए स्किलफुल मैनर। ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक आदमी है जिसको ट्रैक्टर चलाने के सभी नियम कानून पता है, उसने बिल्कुल पूरा ट्रैक्टर चलाने का जो मैनुअल था उसने डिटेल में पढ़ लिया, मतलब उसको साइंस की जानकारी हो गई, ठीक, कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे काम करेगा ट्रैक्टर, वो जब जान लिया, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये सब चीज़ें हैं। और एक आदमी है जिसको ये सब कुछ नहीं पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, लेकिन उसने पढ़ के नहीं पता किया है, वो चलाते चलाते सीख गया है। अब जब वो चलाएगा तो वो चला ले जाएगा, समझ रहे हो ना। साइंस में क्या होता है कि हमको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ता है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे अप्लाई करते करते हम उसमें स्किल्ड हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर भी इसी तरीके से, जैसे मान लो हमको खेत में पानी लगाना है, अब हमको तो पता है कि खेत में, मान लो हमने किताब में पढ़ रखा है कि हमको खेत में 2 सेंटीमीटर पानी देना है। अब एक आदमी होगा कि 2 सेंटीमीटर पानी देगा, 2 सेंटीमीटर उसने पूरा गणित लगा लिया कि इतना पानी दे देंगे तो पूरे खेत में 2 सेंटीमीटर पानी चला गया, तो उसने खेत में एक जगह पानी रख दिया, और मतलब पाइप ला के रख दिया, और पूरे खेत में पानी लग रहा है। अब उसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कि 100 लीटर, 50 लीटर या 1 लाख लीटर जितना भी पानी उसको लगना है। जैसे मान लो उसने ये एवरेज लगा लिया कि हमको 100 लीटर पानी लगेगा, और 100 लीटर पानी में पूरा खेत भर जाएगा। उसने क्या किया, मशीन स्टार्ट कर दिया और कैलकुलेशन कर लिया कि हाँ 100 लीटर पानी हो गया। अब
क्योंकि पाइप एक ही जगह पर रखा हुआ है तो 100 लीटर पानी आ गया। अब ये भी हो सकता है कि खेत में सब जगह पर वो पानी बराबर रूप से पहुंच ना पाए। तो बेसिकली थ्योरेटिकली तो वो सही है, थ्योरी के हिसाब से तो वो सही है कि उसने 100 लीटर पानी चाहिए था, उसने 100 लीटर पानी दे दिया। लेकिन क्या सभी जगह पर लग पाया? नहीं लग पाया। और दूसरा चीज़, उसने पानी लगाया तो पानी लगाते समय उसने ऐसे पानी लगाया कि जिससे पौधे उखड़ गए, सब पानी बहता गया और पौधे उखड़ते गए, तो इस तरीके से नुकसान हो गया। लेकिन वहीं दूसरा आदमी है, उसने थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया पानी हर तरीके से और पौधों को सुरक्षित रख लिया। तो एक तरीके का स्किलफुल मैनर में काम कर रहा है। तो यही होता है एक आर्ट में स्किल की बात होती है। करते करते जो हम सीख लेते हैं, जैसे किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन खेती अच्छे से कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का आर्ट है। ठीक, अब बात करते हैं बट डज नॉट नेसेसरी इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल समझने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये दवा ले के जाओ, डाल दो, ये रोग आपके खेत का खत्म हो जाएगा। अब अगर हम साइंस की बात करें तो किसानों को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमको ये दवा किस तरीके से खेत में जाएगी और किस तरीके से काम करेगी। लेकिन इसकी किसान को कोई ज़रूरत नहीं है, वो दवा ले जाएगा और खेत में छिड़क देगा, जैसे आप बता रहे हो, काम उसका हो जाएगा। उसको इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल जानने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है कि ग्रेविटी क्या होती है, किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पानी निकाला जाता है। ये सभी उसको लिए, ये सब जानकारी उसको कुछ नहीं चाहिए। सक्शन क्या होता है, साइफन क्या होता है, ये सब उसके जानने की ज़रूरत नहीं होती है। वो केवल आर्ट अपना देख के सीख गया, स्किलफुल मैनर हो गया, स्किलफुल हो गया और काम करने लगा। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एज ए आर्ट। अब हम आगे बात करते हैं साइंस की। इट यूटिलाइज ऑल टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सच एज क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स। अब बात समझना ध्यान से, क्या जो किसान अनपढ़ था, जो बहुत अच्छे से खेती कर पा रहा था, क्या वो अपने पूरे जीवन में कभी एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप कर पाता? क्या वो ये जान पाता कि देसी हल के अलावा भी और अच्छे अच्छे तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या वो इकोनॉमिक्स को समझ रखता कि किस तरीके से हम खेती करें कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? ये सभी चीज़ें वो कर पाता? किस तरीके से हम एक इंसेक्टिसाइड को डेवलप करते हैं, किस तरीके से एक पेस्टिसाइड को डेवलप करते हैं, कौन सी तरीके से एक अच्छी सी वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं, क्या ये सभी चीज़ें एक अनपढ़ किसान के लिए, क्या एक अनपढ़ किसान जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उसको कौन जान पाएगा? जो थ्योरेटिकल नॉलेज रखेगा, बोले तो जो साइंस की नॉलेज रखेगा। तो इसमें ऑल टेक्नोलॉजीज, जितने भी तकनीकी चीज़ें होती हैं उनका नॉलेज गेन किया जाता है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे फिर हम इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करके नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं और एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने का प्रयास करते हैं। ये सभी किसकी वजह से होता है? ये सभी चीज़ें केवल और केवल साइंस की वजह से होता है, जिससे कि हम यील्ड को मैक्सिमाइज कर पाएँ और अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, न्यू क्रॉप एंड वेराइटी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, क्या अनपढ़ किसान जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। वो कौन जान पाएगा? जिसने हाइब्रिडाइजेशन का साइंटिफिक प्रिंसिपल समझ रखा है, फिर उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि एक अप्लाइड साइंस है, तो अप्लाई करके फिर वो बनाएगा एक हाइब्रिड वैरायटी जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटी डेवलप कर पाएगा, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर पाएगा किसी भी पेस्ट या डिजीज़ के प्रति। हाइब्रिड इन ईच क्रॉप में, किसी भी क्रॉप में हाइब्रिड वैरायटी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है उसको डेवलप कर पाएगा। फर्टिलाइज़र जो कि हाई रिस्पॉन्सिबल वैरायटी होती है, जैसे कोई फर्टिलाइज़र हमने डाला तो एक वैरायटी होती है कि उसको कोई असर ही नहीं पड़ा, और एक वैरायटी ऐसी है कि उसमें हमने फर्टिलाइज़र डाला तो उसके ग्रोथ और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वाटर मैनेजमेंट हम किस तरीके से करें, हर्बिसाइड और को किस तरीके से यूज करें वीड कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ साथ बायो कंट्रोल कैसे लगाएं, कि इंटीग्रेटिव पेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से लगाएं, टिश्यू कल्चर का किस तरीके से उपयोग करें, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, और डिफरेंट टाइप के जो नए नए इनोवेशन एग्रीकल्चर में हो रहे हैं उन सभी का यूज कैसे करें, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का कैसे उपयोग करें, नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे इन्वेंशन करें। ये सभी चीज़ें हम किस में समझते हैं? एग्रीकल्चर एज ए साइंस। जब एग्रीकल्चर को हम एक साइंस के तरीके से ट्रीट करते हैं तो हम ये नई नई चीज़ें एग्रीकल्चर से निकाल पाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस। बात समझना, आर्ट तो हमने समझ लिया, साइंस भी हमने समझ लिया, खेती हमने कर ली, हाइब्रिडाइजेशन हमने कर लिया,
लेकिन अगर किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, किसान इसका कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहा है कि हम किस तरीके से फसल लगाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा, किस तरीके से फसल लगाएंगे तो हमको नुकसान होगा, तो किसान के लिए अल्टीमेटली ये किसी भी काम का नहीं है। किसान ये करेगा नहीं, किसान केवल अपने उपयोग के लिए उगाएगा, जैसे बहुत सालों पहले उगाया करते थे जब वस्तु विनिमय चला करता था, उसी तरीके से उगाएगा, केवल खुद ही खाएगा। वो बेचने के लिए नहीं उगाएगा। बेचने के लिए कब उगाएगा? जब उसको ये पता चल जाएगा, वो खेती को इस तरीके से करेगा कि मान लो वो एक बिजनेस कर रहा हो। As long as agriculture is the way of life of the rural population, production is ultimately bound to consumption। ये कंजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं, और रूरल एरिया में ही खेती होती है। बट एग्रीकल्चर इज़ ए बिजनेस एम टू मैक्सिमम नेट रिटर्न। अगर हम इसको केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर करेंगे तो हम एग्रीकल्चर में ना इनोवेशन कर पाएंगे और ना नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। सभी नई टेक्नोलॉजीज़ को हम अडॉप्ट कर पाएँ, हम एक एग्रीकल्चर करने में एक अच्छा सा स्किल डेवलप कर पाएँ, इन सभी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश करें और हमारी जो थिंकिंग हो वो एक बिजनेस टाइप की हो, जिससे हम मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन कर पाएँ। और हमारा यही प्रयास रहे कि कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम से कम रिसोर्स में अपने उपलब्ध रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएँ। ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में तब आएंगी जब हम ये सोचेंगे कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है। जैसे नेट रिटर्न थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड लेबर। लैंड लेबर को किस तरीके से हम मैनेज करें कि हमको रिटर्न ज़्यादा मिले। वाटर का किस तरीके से उपयोग करें। हमारे पास जो पैसे हैं कैपिटल से, कैपिटल का मतलब जो हमारे पास पूंजी है, पूंजी का मतलब मान लो हमारे पास खेत है, हमारे पास पैसे है, हमारे पास ट्रैक्टर है, ये सभी कैपिटल होते हैं। हमारे पास एम्प्लॉइंग द नॉलेज ऑफ वेरियस साइंस, जो हमारे पास ढेर सारे नॉलेज है, साइंटिफिक जो नॉलेज है, उनको किस तरीके से उपयोग करें कि जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो चाहे फूड के मामले में हो, चाहे फीड के मामले में हो, चाहे फाइबर के मामले में हो, चाहे फ्यूल के मामले में हो, वो बढ़ जाए। अब फूड, फीड, फाइबर और फ्यूल, इसको समझते हैं। फूड का मतलब जो हम लोग खाते हैं या जानवर खाते हैं या मछलियाँ खाती हैं, इन सब के बारे में। फीड क्या होता है? जो चारे होते हैं, जैसे जो चारे गाय भैंस खाती हैं, ये सब चारे की बात हो गई। फाइबर बोले तो जिससे हम कपड़े बनाते हैं, चाहे जूट हो, चाहे कपास हो, चाहे रेशम हो, ये सभी फाइबर के अंदर आते हैं। और चाहे फिर वो फ्यूल हो, जैसे फिर हम शुगर केन उगाते हैं, जेट्रोफा उगाते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। पेट्रोलियम में इथेनॉल ब्लेंडिंग आपने नाम सुना होगा। ये सभी एक प्लांट से बायो प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। लकड़ी जला के हम, या फिर लकड़ी से कोयला बनाते हैं, लकड़ी से आग जलाते हैं। इस तरीके से हम एग्रीकल्चर को एक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर एग्रीकल्चर इज कॉमर्शलाइज्ड टू टर्न एज ए बिजनेस थ्रू मैकेनाइजेशन। पहले जो एग्रीकल्चर होता था वो ज़्यादातर हाथ से ही किया जाता था, बहुत थोड़े लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे इसका मशीनीकरण होता गया और एग्रीकल्चर में अब हर काम, चाहे वो बुआई हो, सिंचाई हो, कटाई हो, थ्रेसिंग हो, इसके बाद दुकान पे ले जाना हो या पैकिंग हो, सभी चीज़ों में मशीन का उपयोग होने लगा। मशीन की एक खासियत होती है, मशीन की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और काम तेज़ी से करता है। एक मशीन बहुत बड़े क्षेत्र में ज़्यादा काम कर पाएगी, अगर हम हाथ से करेंगे तो कम लगेगा। जैसे मान लो अगर अभी आपको खुद से गुड़ाई करनी हो खेत की, तो 1 हेक्टेयर खेत की गुड़ाई करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर करेंगे तो आप 3 घंटे में जुताई कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो मैकेनाइजेशन करने से हमारा जो इफ़िशियंसी है, काम करने की जो क्षमता है, वो बढ़ गई। एक ही आदमी ट्रैक्टर चला के 3 घंटे में खेत की जुताई कर देगा। वहीं अगर वो फावड़े से अगर चाहे करे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सभी बिजनेस एस्पेक्ट से हम जब समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि इससे खेती करने में हमारा फ़ायदा है और किससे खेती करने में हमारा नुकसान है। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि सब्जेक्ट का नाम है, उसको बात करते हैं। वो क्या है? तो एग्रोनॉमी जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एग्रोस और नोमोस 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज करना। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है एग्रीकल्चर की, अगर हम उसकी बात करें तो
ये होता है आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड, यानी कि आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड को मैनेज करने की एक तरीके की कला होती है एग्रोनॉमी। फील्ड का मतलब हमारे पास जो खेत है या हमारे पास जो ज़मीन है उसको हम किस तरीके से यूज कर पाएँ। अगर हमारे पास लो लैंड ज़मीन है तो हम उसमें तालाब बनवा सकते हैं, हमारे पास बहुत फर्टाइल ज़मीन है तो उसमें हम खेती कर सकते हैं, हमारे पास बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो उसमें हम तालाब खुदवा सकते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, उसमें हम पशुपालन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फील्ड है, यानी कि जो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, उसको हम किस तरीके से अच्छे से मैनेज कर पाएँ। टेक्निकली इट मीन्स द साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय मैनेजिंग द फार्मलैंड। फार्मलैंड को मैनेज करके हम किस तरीके से एक साइंटिफिक और इकोनॉमिक अप्रोच से खेती करवाएं, अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन कर पाएं, यही एग्रोनॉमी हमें सिखाता है। एग्रोनॉमी इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस इन प्रोडक्शन एंड। एग्रोनॉमी क्या होता है, एक तरीके का साइंस होता है जो हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और क्रॉप में जो फील्ड में जो हम क्रॉप लगाते हैं, अपने खेतों में जो क्रॉप लगाते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लाया जाए जिससे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, चाहे वो सॉइल की फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वाटर से रिलेटेड हो, चाहे लेबर से, चाहे अदर फैक्टर जो कि क्रॉप से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि एग्रोनॉमी से हम वो सभी चीज़ें जान पाते हैं कि जिससे हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग करके अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हम ले पाएँ। एग्रोनॉमी इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ वे एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड। फूड के प्रोडक्शन के बारे में ही इसमें सब चीज़ें करी जाती हैं, चाहे फिर वो फीड हो चाहे फाइबर क्रॉप हो, इन सभी के बारे में, फूड, फीड और फाइबर के क्रॉप के बारे में, अच्छे से प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में हम एग्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की तो एग्रोनॉमी का जो डेफिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस व्हिच डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। ध्यान से समझना, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं लिखा, फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस व्हिच डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। फील्ड क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का अध्ययन करने वाले कृषि विज्ञान की शाखा, जिससे कि हम क्रॉप को अच्छे से अच्छे उत्पादकता में पहुंचा पाएँ, फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर पाएँ, वही कहलाता है एग्रोनॉमी। बोले तो सस्य विज्ञान। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रोनॉमी जो शब्द है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रोनॉमी का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। एज ए फार्मर, एज ए ब्रीडर हमको एग्रोनॉमी क्यों जानना जरूरी है। एमंग ऑल द ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितने भी ब्रांचेज हैं, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, मेट्रोलॉजी हो, चाहे फिर वो एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे फिर लाइव स्टॉक हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज़ हो, एपीकल्चर हो, जितने भी ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर में, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ऑक्युपाइज द प्रोवाइटल पोजीशन एंड is regarded as the mother branch of the primary branches like agriculture. Agronomy is the integrated and applied aspects for different discipline of pure science. Agronomy has a 3 branches, namely agronomy जो है वो उसके 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांच होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी 3 शब्दों से, एग्रोनॉमी में जो होता है वो 3 शब्द हम पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो क्रॉप की साइंस पढ़ते हैं, इसके बाद सॉइल की साइंस पढ़ते हैं और हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, तीनों चीज़ पढ़ेंगे। बात समझना, क्रॉप साइंस क्यों पढ़ते हैं, जिससे हम जान पाएँ कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, क्रॉप कौन से कंडीशन में ग्रो हो पाएगी, क्रॉप को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, क्रॉप की कौन सी वैरायटी कहाँ पर ग्रो हो पाएगी, क्रॉप कितने मंथ की है, क्रॉप का प्रॉपर सीजन कौन सा है, रबी सीजन में ग्रो करें या खरीफ सीजन में ग्रो करें, कितने महीने में ग्रो हो जाएगी, कितना पानी देना पड़ेगा, कौन सा एनवायरनमेंट इसके लिए अच्छा, ये सभी चीज़ें हम क्रॉप साइंस में जान पाएंगे। इसके साथ सॉइल साइंस में हम ये जान पाएंगे कि हमारी ये जो मिट्टी है ये कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो करवा सकती है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी फर्टिलिटी क्या है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की अधिकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कार्बन की मात्रा इसमें कितनी है। ये सभी चीज़ें जब हम सॉइल के बारे में प्रॉपर जान पाएंगे
तभी हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि इसमें कौन सी क्रॉप हम ग्रो करें। अब इन्वायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस इस वजह से पढ़ते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि जहाँ पर हमारा ये खेत है, जहाँ हमारी भूमि है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, साल भर में कितना वहाँ पानी बरसता है, बरसात के मौसम में कितना बरसात होती है, वहाँ पर टेम्परेचर ठंडियों में कितना रहता है, बरसात में कैसा रहता है, हवा कैसी चलती है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, आसपास में जो वातावरण है वो कैसा है, धूप कैसी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पर वो चीज़ें हैं उपस्थित जिससे हम इसकी खेती करके प्रॉपर लाभ उपलब्ध है, प्रॉपर लाभ कमा पाएँ। जैसे मान लो कोई कहे कि जम्मू कश्मीर में हम गेहूं की खेती करेंगे, तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट ही नहीं है, और वहीं अगर मान लो एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो वहाँ गेहूं की खेती करना संभव नहीं, क्योंकि ज़मीन बहुत ही अनड्यूलेटेड है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ हम गेहूं की खेती नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ें हम तभी जान पाएंगे जब हमको ये तीनों साइंस के बारे में जानकारी होगी, चाहे वो क्रॉप साइंस हो, चाहे फिर वो सॉइल साइंस हो, और चाहे फिर वो एनवायरमेंटल साइंस हो। इन सभी के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उनको जब हम अच्छे से जानेंगे तभी एग्रोनॉमी हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। एग्रोनॉमी इज ए synthesis of several disciplines like crop science which includes plant breeding, crop physiology, biochemistry। ये सभी चीज़ें किसकी होती हैं? क्रॉप साइंस की होती हैं। सॉइल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? इंक्लूड्स सॉइल फर्टिलाइजर, मैन्योर एटसेट्रा, ये सब पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या पढ़ेंगे? मेट्रोलॉजी और क्रॉप इकोलॉजी, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो हो पाएगी। ये तीनों चीज़ें हम जान पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। बोले तो सस्य विज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से हैं और किन सिद्धांत पे हम पूरी एग्रोनॉमी पढ़ेंगे और इससे कौन कौन से सिद्धांत की आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूशन मेजर ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉप को प्रोड्यूस करने के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, सभी चीज़ों को हम किस तरीके से प्रॉपर वे में एक प्लान बना के प्रोग्रामिंग करके किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाएँ, ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है। उसके बाद चॉइस ऑफ क्रॉप वैरायटी अडेप्टेबल टू द पार्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन, लैंड सिचुएशन, सॉइल फर्टिलिटी, सीजन, मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड बेनिफिटिंग टू द क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं वहाँ पर कौन सी क्रॉप को चूज करें और क्रॉप की कौन सी वैरायटी को चूज करें जो वहाँ के एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उपयुक्त हो, लैंड की जो सिचुएशन है, जो मिट्टी है उसके उपयुक्त हो, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके उपयुक्त हो, कौन सा सीजन है उसके उपयुक्त हो, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, किस तरीके का हम कल्टीवेशन कर रहे हैं वो उपयुक्त हो, और किस तरीके से हम क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी क्रॉप की कौन सी वैरायटी चूज करें कल्टीवेशन करने के लिए। इसके बाद प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट हम सीखते हैं। प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट सीखने का क्या मतलब है? हम एक प्रॉपर टीलेज करें, कितना हमको जुताई करनी है कि खेत में सीड बेड अच्छे से तैयार हो पाए। प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल, फील्ड का चैनल बनाए, बंड बनाए इरिगेशन करने के लिए और ड्रेनेज के लिए प्रॉपर एक चैनल बनाए जिससे पानी को हम खेत में से निकाल पाएँ। चेकिंग सॉइल इरोजन को किस तरीके से रोक पाएँ, जिसको हम मृदा संक्षरण शायद बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। लेवलिंग कर पाएँ प्रॉपर, अगर अनड्यूलेटेड लैंड है बोले तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो उसको हम किस तरीके से बराबर कर पाएँ। इसके साथ साथ एडॉप्टिंग अदर सस्टेनेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस, हम किस तरीके से खेती करें कि वो तरीका काफ़ी लॉन्ग टाइम रिटेंशन वाला हो। हम ऐसी खेती ना कर दें कि जिससे इन्वायरमेंट पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या हमारी सॉइल पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जैसे मान लो कि हमने ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल के क्रॉप प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो एक समय पर जाकर क्या होगा कि सॉइल जो होगी उसमें ऑर्गेनिक कार्बन घट जाएंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी घट जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे जो सॉइल है उसकी प्रोडक्शन क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मृदा बिल्कुल बेकार हो जाएगी, हम उसमें कोई भी फसल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के एग्रोनॉमी की कल्टीवेशन मतलब एग्रोनॉमी करना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग का अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है। जैसे गेहूँ की खेती कर रहे हो तो उसमें बीच बीच में 1-2 रो लगा दो सरसों की,
अगर गेहूं और सरसों की खेती कर रहे हो तो उसमें मेड़ के किनारे किनारे आप कोई एक चाहे पॉपुलर का पेड़ लगा दो, यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दो। इन सभी चीज़ों से कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले पाएँ। जैसे मान लीजिए आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो सरसों की खेती के साथ साथ आप मधुमक्खी पालन कर लीजिए। ये सभी चीज़ें मल्टीपल क्रॉपिंग में पढ़ी जाती हैं। मिक्स क्रॉपिंग कैसे करें, इंटर क्रॉपिंग कैसे करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज हैं, हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, लेबर रिसोर्सेज हैं, जो कैपिटल हैं, उनका हम अच्छे से अच्छा उपयोग कर पाएँ। टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रेंट, इसके बारे में डिटेल में भी समझते हैं कि कौन सी क्रॉप में कितना न्यूट्रेंट देना चाहिए और कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और किस मेथड से देना चाहिए, और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्रॉप की सॉइल की जो हेल्थ है उसको किस तरीके से रिटेन किया जाए, यानी कि सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। कोरिलेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ सॉइल रिएक्शन एंड कंडीशन और इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर, प्रॉफिटेबल रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। बात समझना, जब हम खेती करते हैं जितना ज़्यादा हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारी जो खेत है उसके अंदर ऑर्गेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो एग्रोनॉमी का एक सिद्धांत ये भी है कि हम जो वो सॉइल की हेल्थ खराब हो गई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घट गए हैं, जो उसके अंदर कार्बन की मात्रा घट गई है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा घट गई है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो घट गई है, या सॉइल जो अनप्रोडक्टिव होती जा रही है, उसको किस तरीके से हम सुधारें। सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको प्रॉपरली रिसाइकिल करेंगे। जैसे धान का जो पुआल होता है उसको हम जलाएंगे नहीं, उसको मिट्टी में पलट देंगे जिससे सड़ के वो ऑर्गेनिक खाद बन जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं एग्रोनॉमी में। अगला क्या पॉइंट है, चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड और सीड मटेरियल। अच्छी क्वालिटी का सीड और अच्छी क्वालिटी का सीड मटेरियल चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर सीड ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम अच्छी क्रॉप नहीं ले पाएंगे। और अच्छी सीड के साथ साथ हमको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि क्रॉप की जो डेंसिटी है वो भी प्रॉपर मात्रा में हो। कई बार क्या होता है कि किसान भाई ज़्यादा सीड डाल देते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर में अगर 100 किलो डालना चाहिए सीड तो 120 किलो डाल देंगे। अगर 120 किलो डाल देंगे तब भी हमारी फसल अच्छे से नहीं होगी, हमें प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं मिलेगा। और अगर हम 80 किलो डाल देंगे तब भी हमारा प्रोडक्शन सही से नहीं होगा। कहने का मतलब कि दोनों स्थिति में हमारा नुकसान ही होने वाला है। इसीलिए प्रॉपर प्लांट डेंसिटी भी हमको रखनी चाहिए जिससे हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाएँ। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की हमें व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि हम क्रॉप भी अच्छे से ले पाएँ। अगर हम ज़्यादा फसल में पानी लगा दिए तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई दलहनी फसल है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, हमने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारी दाल की फसल ख़राब हो जाएगी। सॉइल एनवायरमेंटल थ्रू conservation and utilization of soil moisture as well as utilization of water that is available in excess and शेड्यूलिंग इरिगेशन एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। तो वाटर मैनेजमेंट हम तभी समझ पाएंगे जब हम ये जान पाएंगे कि कौन सी क्रॉप को कितना पानी चाहिए होता है और किस किस स्टेज में चाहिए होता है और कितना मॉइस्चर खेत में रहता है तब हमें पानी देना चाहिए। ये सभी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी होती हैं। आगे बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट नीड बेस्ड टाइमली एंड एग्जीक्यूटिंग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, चाहे वो वीड के प्रति हो, चाहे इंसेक्ट के प्रति हो, चाहे पेस्ट, चाहे पैथोजन हो, चाहे क्लाइमेट हैजार्डस हो, चाहे कोरिलेशन ऑफ डिफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर्स हो। जब हम फसलों को ग्रो करने लगते हैं तो फसलों को ग्रो करते समय उसमें बहुत ढेर सारे खरपतवार आते हैं, हमको उनको भी मैनेज करना है। इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, हमें उन्हें भी मैनेज करना है। उसमें पैथोजन्स भी लगते हैं। पैथोजन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, उनको भी मैनेज करना है। कुछ क्लाइमेटिक हैजार्ड्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर एकाएक घट गया, पाला पड़ने लगा तो हम क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है उसको हम कैसे दूर करें,
अगर किस प्लांट में कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से दूर करें, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है एग्रोनॉमी में। फिर एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल मेथड एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सस्टेनेबल मेथड हमको जानना चाहिए, ऐसा मेथड जो हम बहुत लंबे समय तक उपयोग कर पाएँ, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन मिले। ऐसा ना हो जाए कि अभी तो हमने बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन कर लिया लेकिन 20 साल बाद खेत की कंडीशन ऐसी बिगड़ गई, मिट्टी या सॉइल की कंडीशन और पानी की कंडीशन ऐसी बिगड़ गई कि हमको उतना भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है जितना हम अपने लिए उपयोग कर पाएँ। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ कौन सी क्रॉप का हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, क्योंकि अगर हम पहले हार्वेस्ट कर लेंगे तो फसल सही से नहीं पकी रहेगी, तब भी दिक्कत है। अगर फसल पक गई तब भी हमने नहीं काटा तब भी दिक्कत है। तो एक प्रॉपर टाइम हमको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब होती है, जिससे हम रिड्यूस कर पाएँ फील्ड में जो क्रॉप की लॉस होती है और लैंड को आसानी से रिलीज कर पाएँ दूसरी क्रॉप के लिए। ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई एक 120 दिन की फसल है, अगर उसको हमने 100 दिन पे काट लिया तो यानी कि वो प्री मैच्योर स्टेज में काट लिया, फसल अच्छे से पकी नहीं है। अगर हमने 140 दिन में काटा तो 20 दिन हमारा वो नुकसान गया और खेत में पड़े पड़े हो सकता है कि फसल सड़ने लगे या ख़राब होने लगे। तो इस स्थिति में हमारा डबल नुकसान हुआ। एक तो 20 दिन जो हमारे बर्बाद हुए, 20 दिन अगर हम खाली रहता खेत तो उसमें कोई दूसरी फसल लगा लेते, और दूसरा जब खेत में बहुत दिनों तक फसल पड़ी रहती है तो उसकी जो क्वालिटी होती है फसल की, वो ग्रेन की, वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये सब भी हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। और इसके लिए फिर क्या करते हैं, जब हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो एक तो न्यूट्रेंट पौधे से मिट्टी से ले लेगा, जितने दिन रहेगा उतने दिन न्यूट्रेंट लेता रहेगा। मॉइस्चर भी, फसल अगर पक गई है तो उसका मॉइस्चर जो ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, प्लांट का न्यूट्रेंट खराब होने लगेगा और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो भी सब बेकार होने लगेंगी। तो इस तरीके से हमको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और इसके साथ साथ सस्टेनेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। हमने धान या गेहूं को हार्वेस्ट तो कर लिया, अगर हम उसको प्रॉपर वे में स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं कि जिससे वो 1-2 साल तक सुरक्षित रहे, तो हमारा प्रोडक्शन करने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। हमने उधर प्रोड्यूस किया और इधर लाके घर पे रखा, फिर उसमें देखा घुन लग गए हैं, स्टोरेज पेस्ट लग गए हैं, फिर पूरी फसल ख़राब हो जा रही है, तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। एग्रोनॉमी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए distinct branch of agriculture science only since about 1900. The American Society of Agronomy was organized 1908। ये थोड़ा सा ऐसा चीज़ है जिससे बताया गया कि एग्रोनॉमी बहुत ही एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। आगे बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट का। इरिगेशन मैनेजमेंट किस तरीके से हम एग्रोनॉमी में करते हैं, जो हमारी फसलें हैं एग्रोनॉमी में, उसमें इरिगेशन मैनेजमेंट करते समय हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फेदर टू इरिगेट कंटिन्यूसली और स्टॉप इन बिटवीन एंड हाउ मच वाटर शुड बी इरिगेटेड एंड कैलकुलेटेड टू फाइंड ए वाटर रिक्वायरमेंट। बात समझना, इरिगेशन मैनेजमेंट में सबसे पहले हमको तो ये जानना होता है कि क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज क्या है, जब वो पानी की आवश्यकता उसको सबसे ज़्यादा होती है। अगर उसको पानी की आवश्यकता है तो उसे कितना पानी दिया जाए, दो चीज़ें, और पानी अगर दिया जाए तो उसको कब पानी दिया जाए, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किस तरीके से पानी दिया जाए, ये सभी चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। और कौन सा पानी दिया जाए, कौन सा पानी मतलब कई बार सॉल्टी वाटर होता है, कई बार एल्कलाइन वाटर होता है, तो हमें ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के देना पड़ता है कि कौन सा पानी कितनी मात्रा में कब दिया जाए, कौन सी फसल को दिया जाए, किस विधि से दिया जाए, ये सभी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रॉप प्लानिंग, डेवलप क्रॉप सीक्वेंस शुड बी डेवलप्ड बाय एग्रोनॉमिस्ट। जैसे व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सीक्वेंस क्या है, ये सभी चीज़ें अगर हम जान पाएंगे तभी हम प्रॉपर एक इरिगेशन मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर रो क्रॉपिंग क्या होता है, मिल्च क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या होता है, मोनो क्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम आगे जब टर्मिनोलॉजीज पढ़ाएंगे ये एग्रोनॉमी में तो आगे हम डिटेल में समझाते चलेंगे। बिल्कुल पेशेंस बना के सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमिस्ट आर आल्सो डेवलपिंग द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एट्सेट्रा। जो इसके एग्रोनॉमिस्ट होते हैं ये कंटिन्यू रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से हम हार्वेस्टिंग करें,
कब हार्वेस्टिंग करें, कौन से मेथड से हार्वेस्टिंग करें, ये सभी चीज़ें एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, जिससे किसानों को ये जानकारी मिल पाए कि कब कौन सी फसल का हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है और कब करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इन द फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे हो, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप टू बी प्रोड्यूस, कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करना चाहिए, और इसकी मार्केटिंग कब करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें एक प्लान में करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास खेत है, अब अगर मान लो हमने पूरे खेत में लहसुन लगा दिया, एग्जाम्पल के तौर पे इस समय लहसुन बहुत महंगा बिक रहा है, 400 रुपये किलो बिक रहा है। हमने सोच लिया कि हमारे पास जितना खेत है हम सब में लहसुन लगा देंगे। हमारे पास 10 हेक्टेयर खेत था, 10 हेक्टेयर में लहसुन लगा दिया। अब इतना महंगा लहसुन हम खरीद रहे हैं, 400 रुपये किलो है, समझ रहे हो, 40,000 रुपये क्विंटल हम लहसुन खरीद के ले आए। हमने लहसुन की बुआई कर दी, 10 हेक्टेयर में हमारा लाखों रुपये लग गया। अब क्या हुआ, अगले साल पता चला लहसुन 30 रुपये किलो बिक रहा है, तो हमने जितना लागत लगाई थी उतना भी हमारा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हमको कितना प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और क्या उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, सभी चीज़ें हमको देख के तब चूज करना चाहिए कि कौन सी फसल ग्रो करें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रूट आया था, ड्रैगन फ्रूट। कपिल शर्मा का शो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा बड़ा फेमस हुआ था। बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट। उस समय जब ये फेमस हो रहा था तो एक फ्रूट 150 रुपये का था, एक ड्रैगन फ्रूट 150 रुपये का। बाद में लोगों ने उसको ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है और प्रोडक्शन खूब ज़्यादा हो गया, तो जो पहले 150 का बिकता था वो 30-30 रुपये का बिकने लगा। तो इस तरीके से हमको काफ़ी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है। और इंडिया में ये विशेषकर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंडिया में परंपरागत खेती होती है, देखी देखा खेती करते हैं। बगल वाले ने गन्ना लगाया तो हम भी गन्ना लगा देंगे, फिर ये इतना गन्ना प्रोड्यूस हो जाएगा कि ना उसको सरकार खरीद पाएगी, ना चीनी मिल वाले खरीद पाएंगे, ना उसको विदेश में बेच पाएंगे, फिर औने पौने दाम पे वो बिकेगा, किसानों का इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हमको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि मार्केट में किस क्रॉप की डिमांड है और इसकी डिमांड कब ज़्यादा होती है। जैसे मान लो हमने सब्जी की खेती करी, अगर मिड सीजन में हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, सब्जियां बिल्कुल मिड सीजन में आ रही हैं, तो हमारा लाभ कभी नहीं होगा। जब गोभी 10 रुपये का एक फूल बिकने लगेगा, तब अगर आप गोभी पैदा कर पा रहे हो तब आपको लाभ कभी नहीं होगा। जब गोभी 100 रुपये किलो बिक रही होती है तब अगर आप गोभी बेच ले जाओ तब आपका फ़ायदा होगा। समझ गए। या तो सब्जी की कंडीशन में जैसे मैंने बताया, या तो अर्ली स्टेज की सब्जियां बिको, जब मूली जो है 40 रुपये किलो बिक रही हो तब आप लेके उसको मार्केट में उपलब्ध कराओ। अगर मूली 10 रुपये किलो बिकने लगी तब आप ला रहे हो, तब तो फिर नहीं लो, तब तो फायदा नहीं होना है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम जब इसकी डिमांड ज़्यादा हो, कौन सी की डिमांड ज़्यादा है, किसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी क्रॉप को हम प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास वो संसाधन है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें हम ध्यान में देख के ध्यान से तब हम फसल को चूज करते हैं और उसको तब ग्रो करते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो ये पहला लेक्चर था ख़त्म हुआ। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए कि ना रखा जाए, इसके बारे में आपके जो सुझाव हैं वो ज़रूर लिखें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसको मैं बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा। बस केवल आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।